हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसी प्लस पावर्ड बाय एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एमपीपीएससी द्वारा होने वाली असिस्टेंट ग्रेड, असिस्टेंट डायरेक्टर, प्रिंसिपल एग्जाम के लिए जो टेक्निकल एग्जाम जो होने वाला है उसमें कुछ यूनिट जो नॉन टेक्निकल सेक्शन से आने वाले हैं उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वोकेशनल प्रोग्राम को, स्किल प्रोग्राम को, टेक्निकल प्रोग्राम को, इनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडिया के परसेप्शन में और स्पेशली इन एमपी के रिस्पेक्ट में। तो चलिए हम लोग पहले देख लेते हैं कि हम लोगों को इस लेक्चर में कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। पहला यूनिट है सिलेबस का नेशनल एंड इंटरनेशनल सिनेरियो ऑफ स्किल डेवलपमेंट। देखिए, ये इसलिए मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं ताकि आप लोगों को ये समझ में रहे कि जब आपको भी कहीं पढ़ना हो तो आपको कौन कौन सी चीज़ों पर फोकस करना है और उनको कैसे पढ़ना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिकोडिंग द एस्पेक्ट ऑफ सिलेबस। पहला टॉपिक है इसका वोकेशनल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। वोकेशनल यानी व्यावसायिक शिक्षा। तो इसमें हमको ये बताना है कि इंडिया का व्यावसायिक शिक्षा जो प्रोग्राम है वो कैसा है। व्यावसायिक शिक्षा प्रोग्राम, वोकेशनल एजुकेशन से मतलब है कैसी एजुकेशन जो प्रैक्टिकल पर ज़्यादा बेस्ड होती है, थ्योरी पर कम बेस्ड होती है। इट हैज़ ओनली 30% ऑफ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट एंड द रिमेनिंग इज प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। तो इसमें आपको ये देखना है कि इंडिया में वोकेशनल एजुकेशन किस किस प्रोग्राम के तहत दी जाती है, अभी वोकेशनल प्रोग्राम का क्या स्ट्रक्चर है इंडिया में, कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं वो इसको प्रोवाइड कराते हैं, एंड द कौन कौन से कोर्सेज हैं जो अवेलेबल हैं वोकेशनल प्रोग्राम के लिए, और किस किस जो स्टैंडर्ड है एजुकेशन का वहाँ पर हाई स्कूल बेस्ड कौन से हैं, इंटरमीडिएट बेस्ड कौन से हैं, ग्रेजुएशन बेस्ड कौन से हैं। तो कौन कौन से वोकेशनल एजुकेशन का स्ट्रक्चर इंडिया में एग्जिस्ट करता है, इसके बारे में हमको डिस्कस करना है। नेक्स्ट वन इज करंट नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट। ये आप देख रहे होंगे कि आजकल हम लोग स्किल डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस करते हैं। उसका एक कारण है कि स्किल्ड डेवलपमेंट के द्वारा लोगों को बहुत जल्दी से जल्दी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जा सकता है। अगर लोग किसी भी एक स्किल में डेवलप हो जाते हैं, अपने आप को किसी एक स्किल में डेवलपमेंट कर लेते हैं अपने आप का, तो उनको रोजगार प्राप्त करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और आप देख रहे हैं डे बाई डे वी आर गेटिंग द इंक्रीज लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन आवर कंट्री। So there is a harsh need of getting skilled people in our country। तो हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्किल डेवलपमेंट होने की आवश्यकता है। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव एंड नीड ऑफ स्किल डेवलपमेंट इन इंडिया। जैसा कि मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया कि इसकी ज़रूरत क्या है स्किल डेवलपमेंट की, तो इसकी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम वेलफेयर स्टेट के मोटिव को पूरा करने के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट को पूरा करने के लिए स्किल डेवलपमेंट का यूज़ कर रहे हैं। और आपने देखा होगा इंडिया में स्किल डेवलपमेंट, स्किल इंडिया जैसे बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं जिनको समय समय पर हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो प्रमोट करते हैं और लोगों को इस बारे में अवेयर करते हैं। रिकमेंडेशंस ऑफ वेरियस कमेटीज ऑन वोकेशनल एजुकेशन। वोकेशनल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए कौन कौन सी कमेटीज़ बनाई गई, इन कमेटियों ने कौन कौन से डिसीजन लिए हैं, क्या क्या रिकमेंडेशन दिए इन्होंने गवर्नमेंट को कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कौन कौन से कोर्सेज क्रिएट किए गए हैं और किस किस नए फील्ड में स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रमों को शुरू किया गया है और किस किस कम्युनिटी के किस किस ग्रुप के लिए शुरू किया गया है, ये भी इसमें डिस्कस करना है। स्कोप ऑफ स्किल डेवलपमेंट, इसके हमने क्या बेनिफिट मिल रहे हैं, क्या इसका स्कोप है और ये हमारे यहाँ पर कितना पॉपुलर हो रहा है और ये किन किन रीजन्स में या किन किन सेक्टर में ज़्यादा इफेक्टिव हुआ है। तो इन सब पर हमको ओवरऑल बात करनी है नेशनल एंड इंटरनेशनल सिनेरियो ऑफ स्किल डेवलपमेंट को। ये आप जानते हैं कि टेक्निकल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट को सबसे अच्छा बूस्ट देते हैं। तो इस यूनिट में हमको इन सारे टॉपिक्स को डिस्कस करना है। ये हमारा जो टेक्निकल पेपर है उसकी यूनिट 1 है जो नॉन टेक्निकल सेशन से है। नेक्स्ट वन, सेकंड यूनिट है स्टेटस ऑफ वोकेशनल एजुकेशन इन मध्य प्रदेश। अब जैसा हम लोगों ने अभी समझा था कंट्री में कि क्या क्या एस्पेक्ट है उसका, तो उसका सेकंड हमको यहाँ देखने को मिलेगा कि एमपी में कितने सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो वोकेशनल एजुकेशन दे रहे हैं, टेक्निकल एजुकेशन दे रहे हैं। जस्ट लाइक हाउ मेनी आईआईटीज, हाउ मेनी आईआईएम, हाउ मेनी पॉलिटेक्निक कॉलेज, हाउ मेनी आईटीआई कॉलेजेस। तो दीज नंबर वी हैव टू फाइंड आउट इन रिस्पेक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के संदर्भ में हमको ये पता करना है कि यहाँ कौन कौन से कॉलेज हैं और कौन कौन से कोर्सेज उसमें अवेलेबल हैं और एमपी में इसका सिनेरियो क्या है स्किल डेवलपमेंट का, ये हमको देखना है। इसमें हमको बेसिकली किस पे चर्चा करनी है, टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन सिस्टम ऑफ स्टेट।
जो हमने अभी इससे पहले अपने नेशन में चर्चा की थी कि हमारे देश में कितने आईआईटीज हैं, कितने आईआईएम हैं, इस पर चर्चा की थी, तो अब हमको यहाँ भी देखना पड़ेगा कि हमारे स्टेट में इसका स्ट्रक्चर क्या है, वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन का, कितने टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं, कौन कौन सी टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, कौन कौन सी वोकेशनल कोर्सेज हमारे यहाँ अवेलेबल हैं, और वो किस किस क्लास के लिए अवेलेबल हैं, और वो गवर्नमेंट उनके लिए क्या इनिशिएटिव और नए लिए हैं उन कोर्सेज के लिए। नेक्स्ट, वर्ल्ड बैंक असिस्टेड एंड एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट स्किल डेवलपमेंट phases, पर्पस, आउटकम प्रोजेक्ट्स टेकन अप सो फॉर स्किल डेवलपमेंट। वर्ल्ड बैंक के हेल्प के द्वारा कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जो स्किल डेवलपमेंट के लिए चलाए जा रहे हैं, उनके स्टार्ट होने का समय, उनका मोटिव क्या है, उनका पर्पस क्या है, और वो किस किस को बेनिफिशियरी बनाना चाहते हैं, ये सब उसमें डिस्कस करने हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, वेरियस पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट फॉर स्किल डेवलपमेंट। अब हमको ये देखना है कि मध्य प्रदेश सरकार स्किल डेवलपमेंट के लिए एक तो वर्ल्ड बैंक के एड के द्वारा कौन से चलाए जा रहे हैं, मध्य प्रदेश सरकार कौन कौन से स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चला रही है, और उसका मोटिव ऑलमोस्ट सभी स्किल डेवलपमेंट का एक ही होता है कि जल्दी से जल्दी लोगों को रोजगार लेने के लायक बनाना, जल्दी जल्दी लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना, यही उसका एक मोटिव होता है, और हम लोग अपनी बेसिक नीड पूरा कर सकें, हम अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेशो बढ़ रहा है उसको कम कर सकें, ये उसका मोटिव होता है। इसका एक कारण है क्योंकि जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं ये शॉर्ट टाइम होते हैं और ये सभी क्लास के लिए अवेलेबल होते हैं। अगर आपका एजुकेशन कम है तो उसके लिए भी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम दूसरे होंगे, और आपका एजुकेशन थोड़ा ठीक है तो उसके लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम दूसरे होंगे। और आप जानते हैं कि जो तीसरा लेवल है, सबसे छोटा लेवल है, उसमें हम लोग ITI जो इंडस्ट्रियल जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं उनके द्वारा ही हम ये स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाते हैं। उसमें बहुत सारी ब्रांचेज में लोगों को स्किल्ड किया जाता है। नेक्स्ट, enhancement of employability, industry institutes, linkage role of training and placement of officer, entrepreneurship development program, इस पर भी काम करना है कि अभी नए नए कौन कौन से, जैसे आपने देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत सारा एक जनधन योजना भी उन्होंने शुरू किया है, मुद्रा योजना भी शुरू किया है कि अगर आप अपना खुद का स्किल कुछ जॉब शुरू करना चाहते हैं या कुछ नया स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए गवर्नमेंट आपको फंड देती है। यानी कि आपको अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो आपके लिए ये बहुत जरूरी है कि आप किसी न किसी कार्यक्रम से जुड़ें और वहां से अपनी फंडिंग लें और अपना स्टार्टअप शुरू करें। तो ये कौन कौन सी स्कीम्स अवेलेबल हैं अभी स्टेट में, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, रेगुलेटरी बॉडीज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड द नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग NCVT, ये दो संस्थाओं के बारे में हमको बात करनी है। AICTE और दूसरा है NCVET। ये संस्थाएं टेक्निकल एजुकेशन में क्या रोल प्ले करती हैं, इस पर भी डिस्कस करना है। तो ये हम लोग एक ओवरव्यू इसलिए रख रहे हैं ताकि आपको भी अगर पढ़ना पड़े तो आपको अगर कहीं कोई सोर्स मिलता है पढ़ने के लिए तो आप उसके लिए पढ़ सकें। अदरवाइज वी आर मेकिंग अवेलेबल एवरीथिंग फॉर यू। हम आपके लिए इन सारी चीज़ों को एक सी सीरीज में लेके आएंगे। तो पहले हमारे पास एक स्टडी होनी चाहिए कि हमको करना क्या है। नेक्स्ट वन, एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, इसमें हमको डिस्कस करना है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट्स, यानी कि हमारा जो टेक्निकल स्ट्रक्चर है, गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे काम करता है, कैसे हिरार्की उसमें सेटअप होती है, ये हम बहुत सारे इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करेंगे। रिपोर्टिंग सिस्टम, रिपोर्टिंग अथॉरिटीज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, कौन से डिपार्टमेंट किसके अंडर में काम करते हैं, कौन उसकी गवर्निंग बॉडी है, कौन उसकी कंट्रोलिंग बॉडी है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, इन सब के बारे में बात करना है। उसके बाद स्वॉट एनालिसिस, विजन एंड मिसिंग गोल्स, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, इन सब पर हमको काम करना है जो हम किसी भी स्कीम में लॉन्च करते हैं। अगर किसी भी स्कीम को लगाएंगे तो उसके क्या आउटपुट मिलने वाले हैं, क्या उससे हमको बेनिफिट होने वाला है, कैसे वो काम करेगा, तो इन सब के बारे में हमको एनालिसिस करना है कि हर प्रोजेक्ट का कौन कौन से टारगेट्स हमने बनाए हैं। मैनेजमेंट रिसोर्सेज मोबिलाइजेशंस, लाइब्रेरी मैनेजमेंट ऑफ एकेडमिक फैसिलिटीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, पर्सनल मैनेजमेंट, वैल्यूज एनालिसिस, फैकल्टी नॉर्म्स। मध्य प्रदेश सिविल सर्विस रूल्स, ये देखिए मध्य प्रदेश सिविल सर्विस रूल्स। MP में अगर आप सर्विस करना चाहते हैं तो मध्य प्रदेश सिविल सर्विस रूल्स के लिए आपको किस किस की जरूरत पड़ेगी, अब सिविल सर्विस रूल्स क्या कहते हैं आपके लिए, क्या किन नियमों के तहत आपको काम करना पड़ेगा, ये आपको पता होना चाहिए। ये हो गया थर्ड यूनिट। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ यूनिट,
स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स, जैसे कि मैंने पहले भी इसके बारे में डिस्कशन किया है अभी, कि जो भी स्कीम्स गवर्नमेंट द्वारा चलाई जा रही हैं स्किल डेवलपमेंट के लिए, उन सब की एक लिस्ट हमारे पास होनी चाहिए। स्कीम कब शुरू की गई ये पता होना चाहिए, स्कीम का मोटिव क्या था ये भी पता होना चाहिए, और स्कीम किन किन लेवल पर होकर चल रही है ये भी पता होना चाहिए, और उस स्कीम से हमको क्या आउटपुट मिलने वाला है ये सारी चीज़ें हमारे पास होना चाहिए। कुछ स्कीम के नाम हैं, जैसे ट्रेनिंग स्कीम्स हैं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है, स्टेट स्किलिंग स्कीम्स है, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर्स हैं, ट्रेनिंग सिस्टम्स हैं, नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम्स हैं, और संकल्प स्कीम है, स्ट्राइव स्कीम है। तो कुछ स्कीम इसमें दे रखी हैं। इस स्कीम किस मंत्रालय के द्वारा, किस मिनिस्ट्री के द्वारा, किस डिपार्टमेंट के द्वारा कंट्रोल की जाती हैं, इसके क्या नॉर्म्स हैं, इन सब पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो याद रखिएगा कि इस सीरीज में हम लोग ऑलमोस्ट इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को समझने वाले हैं, और उसका सबसे बड़ा श्रेय हम लोग देंगे, उसमें स्पेशली हम लोग फोर्स करने वाले हैं वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया को, क्योंकि वोकेशनल और ट्रेनिंग, जो वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन सिस्टम है इंडिया का, वो ट्रेडिशनल नहीं है, ये मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है। ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम में वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन नहीं थे। तो चलिए हम लोग इसके शुरू करते हैं कि हम इसको कैसे समझेंगे। पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इंडिया का टेक्निकल स्ट्रक्चर कैसे काम करता है एजुकेशन का। हाउ डिड द मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट इन इंडिया? भारत में आधुनिक शिक्षा पद्धति, आधुनिक शिक्षा प्रणाली किस प्रकार से प्रारंभ हुई, उसकी हम लोग बात करते हैं। तो पहला हम लोग ये देखते हैं कि एंशिएंट इंडिया का जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है वो गुरुकुल सिस्टम पे चलता था, गुरु शिष्य परंपरा पर चलता था। तो जो आश्रम में जाकर के लोग पढ़ते थे, ज्ञान लेते थे, फिर उसको अपने करते थे, फिर अपने शिष्यों को प्रदान करते थे। तो ये था हमारे इंडिया का ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम, जिसके बारे में तो एंशिएंट में बहुत कुछ पढ़ा जा सकता है। गुरु शिष्य परंपरा को पढ़ा जा सकता है, वेदों को पढ़ा जा सकता है, उपनिषदों को पढ़ा जा सकता है। ये हमारे उस समय के सिलेबस होते थे, जिनको हम लोगों को समझाते थे, और हम लोग भी गुरुओं से समझते थे। लेकिन आप जानते हैं कि जब 16th सेंचुरी में इंडिया में यूरोपियन एडवेंट हुआ, यूरोपियों का आगमन हुआ, तो उन्होंने हमारे यहाँ पर बहुत सारे सिस्टम को बदला, धीरे धीरे करके उन्होंने नई चीज़ों को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया। उन्हीं नई चीज़ों में से एक सिस्टम था जिसको कहते थे एजुकेशन सिस्टम। अब जो वेस्टर्न वर्ल्ड के लोग थे, यूरोपियन लोग थे और इंडियन लोग थे, उनके एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़ा डिफरेंस था। इंडिया का जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम था वो एक्चुअली में बेस्ड था किस पर? अरबी और संस्कृत पर, फारसी पर, हिंदी पर, इन पर बेस्ड था। लेकिन उनका पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम है वो बेस्ड किस पर था? भाई इंग्लिश पर बेस्ड था, ग्रीक पर बेस्ड था, फ्रेंच पर बेस्ड था, वो इन सब पर बेस्ड था। यानी भाषाई आधार पर दोनों में बहुत कुछ डिफरेंसेस थे, और सब्जेक्ट मैटर के आधार पर बहुत सारे डिफरेंसेस थे। जैसे हमारे यहाँ पर माइथोलॉजिकल और जो वैल्यूज़ वाली चीज़ें सिखाई जाती थी, और उन्हीं चीज़ों को वहाँ पर जब यूरोपियन वर्ल्ड में पढ़ाया जाता था उनको वोकेशनल और टेक्निकल चीज़ें सिखाई जाती थी। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि रेनेसां के बाद सबसे पहले टेक्निकल डेवलपमेंट यूरोप में शुरू हुआ। रेनेसां वाज द पीरियड बिटवीन द मिडिल ऑफ 14th सेंचुरी टू मिडिल ऑफ 16th सेंचुरी के बीच में यूरोप में इटली से एक आइडियोलॉजिकल बूस्ट हुआ, आइडियोलॉजिकल अपब्रिंगिंग हुई लोगों की, उसको रेनेसां कहते हैं। उसके बाद वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बदल गई यूरोप में। जब यूरोप में बहुत सारी चीज़ें बदल गई तो उन्हीं चीज़ों के कारण से वहाँ पर टेक्निकल डेवलपमेंट पहले शुरू हुआ, जैसे कि वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन पहले शुरू हुआ, और इंडस्ट्रियलाइजेशन ने पूरे वर्ल्ड को बदल दिया। इंडस्ट्रियलाइजेशन ने पूरे वर्ल्ड को बदल दिया, लोगों की सोच बदल दी, लोगों के रहने के ढंग बदल दिए। एवरीथिंग इन द वर्ल्ड गॉट चेंज्ड जस्ट आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। औद्योगिक क्रांति के बाद सब कुछ बदल गया पूरे के पूरे यूरोप में। चलिए हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर ब्रिटिशर जब यहाँ पर थे, उन्होंने हमारे मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को कैसे स्टार्ट किया और कैसे उसमें कौन कौन से चेंजेस उन्होंने क्रिएट किए। चलिए हम लोग उसको समझने की कोशिश करते हैं। पहला, इसको हम लोग शुरुआत करते हैं 1781। 1781 में यहाँ पर जो ब्रिटिश ऑफिसर थे वॉरेन हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स ने सबसे पहले एक एजुकेशन सेंटर बनाया, एक मदरसा स्थापित किया। मदरसा समझते हैं जहाँ पर ट्रेडिशनल एजुकेशन दी जाती होगी इंडियंस को। कलकत्ता में इन्होंने एक मदरसा बनाया। कलकत्ता में जब एक मदरसा बनाया, इसको यहाँ लिख लेते हैं मदरसा, मदरसा एट कोलकाता, ये मदरसा इन्होंने यहाँ पर बनाया 1781 में। 1784 में एक मेजर चेंज हुआ यहाँ पर कि हमको ये देखने को मिला, यहाँ पर विलियम जोन्स ने यहाँ पर एक सोसाइटी बनाई, एशियाटिक सोसाइटी।
ये आपको वैसे भी याद रखनी है, एशियाटिक सोसाइटी। तो अभी तक आप देखेंगे कि 18th सेंचुरी के लास्ट में हम लोग देख रहे हैं कि कुछ एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी कोई भी ऐसा मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम नहीं आया है। बनाए मॉडर्न लोगों ने, लेकिन है तो ट्रेडिशनल। मदरसा मतलब वहां पर आपको ट्रेडिशनल एजुकेशन ही दी जाएगी, और यहां पर भी एशियाटिक सोसाइटी में आपको चीजों को वही सिखाया जाएगा जो आप जिससे बिलोंग करते हैं, आपकी ट्रेडिशनल चीजें ही आपको सिखाई जाएंगी। तो दोनों को याद रखिएगा, मदरसा पहला वारेन हेस्टिंग्स ने बनाया था, और एशियाटिक सोसाइटी पहली विलियम जोन्स ने बनाई थी बंगाल में। और यहीं से 1791 में बनारस में हमको देखने को मिला कि वहां पर एक संस्कृत स्कूल बनाया गया, संस्कृत स्कूल। और इसको बनाने वाले कौन थे? इनका नाम था डंकन। तो डंकन ने इसको बनाया 1791 में। तो ये था हमारे यहां पर मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम की बिगिनिंग। अब देखिए इसमें क्या आगे क्या प्रॉब्लम होने वाली है। 1800 में वेलेजली ने, जो ब्रिटिश देन गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड वेलेजली ने यहां पर क्या बनाया, एक वो बनाया जिसको कहते थे फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में उन्होंने इसको बनाया, फोर्ट विलियम कॉलेज को। जब फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में सेटअप हुआ, फोर्ट विलियम कॉलेज, तो उसमें यह था कि जो सिविलियन लोग हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, सिविलियन लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए बनाया गया। लेकिन इस इंस्टीट्यूशन के एस्टेब्लिशमेंट को लेकर के डिस्प्यूट हुआ और 1802 में ये बंद कर दिया गया। 1802 में इसको क्लोज कर दिया गया, ये क्लोज्ड हो गया। ये था फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में। इसके क्योंकि 1800 तक यहां पर ईसाई मिशनरी जा चुकी थी। ईसाई मिशनरी ये चाहती थी कि यहां पर लोगों को इंग्लिश सिखाई जाए, उनको क्रिश्चियन बनाया जाए, उनको ट्रेडिशनल चीजें नहीं सिखाई जाए, ये उनका मोटिव था। तो ईसाई मिशनरियों के जो आइडियाज थे और यहां पर कुछ गवर्नर जनरल जो डिसीजन ले रहे थे वो एकदम कॉन्फ्लिक्ट कर रहे थे। जैसे आपने देखा वारेन हेस्टिंग्स ट्रेडिशनल एजुकेशन देना चाहते थे और ईसाई मिशनरी चाहती थी कि उनको इंग्लिश एजुकेशन मिले। इंग्लिश एजुकेशन मिलेगी तो हमारे काम में आएगी, हम लोग उसको देख सकते हैं, हम लोग उनसे काम ले सकते हैं। ऐसे उन्होंने इसके लिए ये सब स्टेटमेंट दिए। इसी 1802 के बाद से हमारे यहां पर एक चीज और देखने को मिली, वो थी 1813 में। 1813 में जो एक्ट आया, उस एक्ट में ये लिखा गया कि इंडिया में एजुकेशन सिस्टम पर 1 लाख रुपया हर साल खर्च किया जाएगा। 1 लाख रुपी विल बी स्पेंड फॉर द एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। तो ये उसमें बोल दिया गया। लेकिन अभी तक ये तय नहीं हो पाया कि वो 1 लाख रुपए किस पर खर्च किया जाएगा। हम उसमें लोगों को ट्रेडिशनल एजुकेशन देंगे या उनको मॉडर्न और टेक्निकल एजुकेशन देंगे, इसको लेकर के बात नहीं बन पा रही थी। और जितनी कमेटीज बनाई गई, उस कमेटी जिसको ये डिसाइड करना था, वो कमेटी भी बाइफरकेट हो गई और कमेटी भी 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई। वो कमेटी भी 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई। उस कमेटी में एक हिस्सा ऐसा था जो ये चाहता था कि हमको इंडिया में ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट किया जाए। तो वो जो सिस्टम, जो कमेटी बनी, उसने एक डिस्प्यूट क्रिएट कर दिया कि एक तरफ तो ऐसे लोग हो गए जो ट्रेडिशनल एजुकेशन को फोकस करते थे, ट्रेडिशनल एजुकेशन को, और एक ऐसे थे जो मॉडर्न एजुकेशन को फोकस करते थे। मॉडर्न यानी कि इंग्लिश एजुकेशन को फोकस करते थे, ये ट्रेडिशनल एजुकेशन को। इनका मतलब ये था कि इनको अगर साइंस भी पढ़ाई जाएगी तो इनको अपनी ही भाषा में पढ़ाई जाए, और मॉडर्न लोग चाहते थे कि इनको इंग्लिश ही सिखाई जाए, दूसरी भाषा कोई सिखाई ना जाए। हालांकि अगर हम साइकोलॉजिकली सोचेंगे तो कोई व्यक्ति अपनी ही भाषा में बहुत जल्दी से सीखता है, स्पीड से सीखता है। लेकिन चूंकि वो चाहते थे, ईसाई मिशनरी भी ये चाहती थी। ईसाई मिशनरी किसका सपोर्ट करती थी? इस सिस्टम का, क्योंकि वो चाहते थे लोगों को ईसाई बनाना, और ईसाई बनाने के लिए उनको इंग्लिश पर निर्भर करना पड़ेगा, तभी तो वो इंग्लिश के वो पढ़ेंगे, टेक्स्ट पढ़ेंगे और इंग्लिश की ओर प्रमोट होंगे। तो ऐसा करने के लिए उन्होंने ऐसा किया। अब यहाँ पर जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम था, उस ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम में हमने देखा एक व्यक्ति थे जिनका नाम था प्रिंसेप। इसके अलावा मिंटो, विल्सन, है ना, और हेस्टिंग्स। इन 4 लोगों ने ये सपोर्ट किया, प्रिंसेप ने, मिंटो ने, विल्सन ने और हेस्टिंग्स ने। इन्होंने ये कहा कि हम ट्रेडिशनल एजुकेशन के पक्ष में हैं। लेकिन मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम का जो सपोर्ट करने वाले लोग थे, उन सपोर्ट करने वाले लोगों में सबसे पहले मुनरो,
सबसे फेमस। मुनरो ने सबसे कहा कि इनको जरूरत नहीं है ट्रेडिशनल एजुकेशन देने की, इनको केवल हम टेक्निकल एजुकेशन भी देंगे तो इससे इनको ये सारी चीजें समझ में आएंगी। फिर इसको ज्वाइन किया एल फिंगस्टन ने, एल फिंगस्टन। फिर मैकॉले ने, मैकॉले ने, तो मैकॉले ने किसको ज्वाइन किया है? मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को ज्वाइन किया है मैकॉले ने। जबकि बाकी लोगों ने किसको ज्वाइन किया है? इन्होंने ज्वाइन किया है इसको ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम को। तब आप देख पा रहे हैं कि इंडिया में 1 लाख रुपए तो खर्च करना है एजुकेशन पर, लेकिन वो 1 लाख रुपए अब डिवाइड हो गया है कि किस पर खर्च करना है। ये ग्रुप कहता है कि इसको ट्रेडिशनल एजुकेशन पर खर्च करिए, ये ग्रुप कहता है इसको मॉडर्न एजुकेशन पर खर्च करिए। इसी सिस्टम के तहत इंडिया में एक नया मैकॉले ने एक लेटर लिखा उस समय चार्ल्स वुड को, जो एजुकेशन मिनिस्टर थे इंग्लैंड में, उनको एक लेटर लिखा और उन्होंने उस लेटर के बदले यहां पर एक ऑर्डर प्रेषित किया जिसको हम लोग कहते हैं चार्ल्स वुड का डिस्पैच। वो चार्ल्स वुड का डिस्पैच इंडिया में आया और इस डिस्पैच ने यहां पर मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम की शुरुआत कर दी, क्योंकि वुड डिस्पैच के उस लेटर में जो लिखा गया था कि इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें हम लोगों को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया कि एजुकेशन सिस्टम में एक प्राइमरी लेवल रहेगा, एक मिडिल लेवल रहेगा, एक हायर लेवल रहेगा। तो प्राइमरी लेवल पे आप उनको जो भी सिखाएंगे वो उनकी मदर टंग में सिखाएंगे, मातृभाषा में सिखाएंगे, ठीक। और मिडिल लेवल पर उनको दोनों भाषा में सिखाया जाएगा, मदर टंग प्लस इंग्लिश एजुकेशन, इंग्लिश इसमें भी सिखाया जाएगा, यानी मातृभाषा भी रहेगी यहां पर और इंग्लिश भी रहेगी, दोनों में सिखाया जाएगा। और जैसे ही वो हायर एजुकेशन में जाएगा, यानी लोअर, मिडिल और हायर, जैसे ही हायर एजुकेशन में जाएगा तो वहां पर केवल उसके पास इंग्लिश बचेगी। तो इसका मतलब ये था कि इंग्लिश एजुकेशन को मतलब ऑफिशियली सबसे पहले प्रमोट करने का काम वुड डिस्पैच में किया गया। वुड डिस्पैच ने जो कुछ किया इंडिया में एजुकेशन के लिए, इसलिए वुड डिस्पैच को ही इंडिया में मॉडर्न एजुकेशन का, इंग्लिश एजुकेशन का मैग्ना कार्टा कहते हैं उसको। इंग्लिश एजुकेशन का और मॉडर्न एजुकेशन का उसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और इसी क्रम के बाद वुड डिस्पैच में जो लिखा था कि उसने इंडिया में एजुकेशन सिस्टम शुरू कर दिया और इंग्लिश एजुकेशन यहां पर प्रमोट कर दी गई, लेकिन केवल हायर लेवल पर है। याद रखेंगे, इंग्लिश एजुकेशन हायर लेवल पर ही प्रमोट हुई, प्राइमरी यानी कि लोअर लेवल पर नहीं था, मिडिल लेवल पे भी नहीं था, केवल हायर लेवल पे था, ठीक। तो यहां पर ये एक स्ट्रक्चर उन्होंने दिया एजुकेशन का। तो ऐसे ही वुड डिस्पैच की जो अपने ये सब समझा है, और वुड डिस्पैच ने क्या किया इंडिया में, इसकी जांच करने के लिए फिर नेक्स्ट एक कमीशन बनाया गया जिसका नाम था हंटर कमीशन। और हंटर कमीशन आया 1882 में, 1882 में यहां पर हंटर कमीशन बनाया। और हंटर कमीशन वो कमीशन था जिसने वो बात कही जिसके लिए हम ये सब पढ़ रहे हैं। हंटर कमीशन ने ही सबसे पहले 1882 में हंटर कमीशन, तो याद रखिएगा हंटर कमीशन क्यों बनाया गया था? वुड डिस्पैच की चीजों को व्यू करने के, रिव्यू करने के लिए कि वुड डिस्पैच में जो कुछ कहा गया वैसा हुआ कि नहीं हुआ। तो हंटर कमीशन ने एजुकेशन सिस्टम को रिव्यू किया और उसमें एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि हमको मिडिल लेवल से ही, यानी हाई स्कूल लेवल से ही वोकेशनल एजुकेशन को प्रमोट कर देना चाहिए। दैट वाज द फर्स्ट वर्ड यूज्ड, वोकेशनल एजुकेशन, इन द एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। तो उन्होंने कहा कि वोकेशनल एजुकेशन और एकेडमिक एजुकेशन, दो तरह की एजुकेशन लोगों को देना चाहिए। वोकेशनल एजुकेशन लोगों को स्किल्ड बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और जो स्किल्ड लोग हो जाएंगे वो हमारे काम आएंगे, क्योंकि उनके यहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगाना शुरू कर दी थी। स्किल्ड लोग हो जाएंगे तो उनके काम में आएंगे। स्किल का मतलब होने का मतलब होता था उस समय कि उनको अंग्रेजी आनी चाहिए थी। स्किल होने का मतलब था कि अंग्रेजी आनी चाहिए, कुछ टेक्निकल वर्ड्स आने चाहिए था। और आज भी आपने देखा होगा इंजीनियरिंग कॉलेज में जो स्किल डेवलपमेंट का कोर्स होता है या कम्युनिकेशन स्किल का कोर्स होता है, उसमें इंग्लिश ही पढ़ाई जाती है एक्चुअली में। तो स्किल डेवलपमेंट हमारी पर्सनैलिटी को अच्छा करती थी ब्रिटिशर्स की नज़रों में, कि अगर ये इंग्लिश जानता है तो हमारे लिए बहुत काम का है, स्किल्ड है। और स्किल्ड का मतलब है कि उसको इंग्लिश और कुछ टेक्निकल वर्ड्स आते हैं। तो ये वो उन लोगों को सिखाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम के दो डिवीज़न कर दिए गए, एकेडमिक एजुकेशन जो यूनिवर्सिटीज़ के लिए होगी, और एक स्किल वोकेशनल एजुकेशन जो लोगों को जॉब देने के लिए होगी, चाहे वो रेलवे हो या कोई भी डिपार्टमेंट हो, उन सब में उनको जॉब मिलना शुरू हो जाएंगे।
इसलिए आपने देखा होगा कि इंडिया में 19वीं सेंचुरी के लास्ट तक आते आते हमारे यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट शुरू हो चुका है। और इसको सबसे पहले रिकमेंडेशन इसकी प्रस्तुत की थी, किसने की थी? तो हंटर कमीशन ने ही सबसे पहले इसको प्रस्तुत किया था। लेकिन अगर हम ऑफिशियली कहेंगे भारत में वोकेशनल एजुकेशन सिस्टम को किस कमीशन ने शुरू किया है, तो आज़ादी के बाद इसको यहाँ पर ऑफिशियली इसने सेटअप किया गया था कोठारी कमीशन 1964 की रिपोर्ट के आधार पर। तो याद रखेंगे, कोठारी कमीशन 1964 ने आज़ादी के बाद भारत में वोकेशनल एजुकेशन के संबंध में अपने डिटेल्ड आइडियाज प्रस्तुत किए और रिकमेंडेशन दिए। लेकिन ब्रिटिश पीरियड की अगर हम बात करेंगे तो हंटर कमीशन वो कमीशन था जिसने सबसे पहले वोकेशनल एजुकेशन सिस्टम को इंडिया के एकेडमिक एजुकेशन सिस्टम में डिवाइड किया और बहुत छोटे लेवल पर उन्होंने शुरू कर दिया, हाई स्कूल लेवल पर, कि वोकेशनल अलग और एकेडमिक अलग उन्होंने यहाँ पर शुरू कर दिया। तो हंटर कमीशन का बड़ा देन था। हंटर कमीशन के आधार पर ही इंडिया में कुछ नई यूनिवर्सिटीज़ भी बनाई गई, जैसे पंजाब की यूनिवर्सिटी बनी, वो हंटर कमीशन के रिकमेंडेशन के आधार पर बनी। इससे पहले जब वुड डिस्पैच आया था तो हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ ऑफ कलकत्ता, यूनिवर्सिटीज़ ऑफ बॉम्बे, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, ये हमको प्राप्त हो गए। तो 3 विश्वविद्यालय पहले ही बन गए थे, मद्रास का, कलकत्ता का और बॉम्बे का। उसके बाद पंजाब की यूनिवर्सिटी बना दी गई हंटर कमीशन के आधार पर। और इसी हंटर कमीशन के बाद फिर आता है जिसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सिटी एक्ट। इसको कर्जन लेके आए थे 1902 में। तो कर्जन ने 1902 में यूनिवर्सिटी एक्ट लेके आए। इसको यूजीसी या यूनिवर्सिटी एक्ट कहते थे, यूजीसी एक्ट, क्योंकि ये जो कर्जन थे ये मैकॉले के एजुकेशन सिस्टम को नहीं मानते थे। वो मैकॉले के एजुकेशन सिस्टम को ये मानते थे कि जो इंडिया में बाइफरकेट कर देगा सारी चीज़ों को, बाइफरकेट कर देगा सारी चीज़ों को। और याद रखेंगे, मैकॉले जो व्यक्ति थे, मैकॉले ने बहुत कुछ कहा है इंडियन एजुकेशन के बारे में। उन्होंने इस थ्योरी को एक्सेप्ट करवा दिया था कि यहाँ पर डाउनवर्ड्स फिल्ट्रेशन थ्योरी से ही पढ़ाया जाएगा। हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में डाउनवर्ड्स फिल्ट्रेशन थ्योरी बहुत पॉपुलर रही है। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी क्या है उसको समझते हैं। डाउनवर्ड्स फिल्ट्रेशन थ्योरी, इस थ्योरी का मतलब ये होता है कि क्लास, समाज में जैसे बहुत सारी क्लास हैं, जैसे हायर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास। तो कहते हैं एजुकेशन केवल हायर क्लास को दी जाएगी और हायर क्लास से ये एजुकेशन धीरे धीरे ट्रिकल डाउन होकर के या फिल्ट्रेट होकर के इनके पास तक आ जाएगी। इनकी जिम्मेदारी है कि ये अपन से छोटे वाले, उन लोगों से, अपने से छोटे वाले क्लास वालों को एजुकेशन सिस्टम से अवेयर कराए। तो केवल टॉप क्लास लेवल को ही एजुकेशन देना, फिर वो नीचे उस कहते हैं ना उसको कि वही डाउन फिल्ट्रेशन होकर के नीचे टपक टपक करके आ जाएगी, तब उसको कहेंगे हम लोग कि वो बाकी क्लास को भी मिल जाएगी। तो ये सिद्धांत भी मैकॉले इसको मानते थे। इसको हिंदी में कहते हैं टपकन का सिद्धांत, है ना ये उसको, या फिर अधोमुखी निस्यांदन का सिद्धांत भी कहा जाता है। अधोमुखी निस्यांदन का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो ये जो थ्योरीज उसमें डेवलप हुई एजुकेशन सिस्टम में, ये यहाँ पर लागू हुई और इसी मैकाले की थ्योरी का विरोध करता था कर्जन। और इसीलिए कर्जन जब आया पावर में तो उसने यूनिवर्सिटी एक्ट को लागू कर दिया। यूनिवर्सिटी एक्ट को बना करके वो ये चाहता था कि यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम में फिर से नया सुधार हो। और कर्जन के जाने के बाद फिर यहाँ पर एक बड़ा चेंज हुआ जो हमको देखने को मिला 1913 में, और यहाँ पर सैडलर कमीशन आया। सैडलर कमीशन, इस सैडलर कमीशन ने एजुकेशन में बहुत सारे रिफॉर्म किए, यूनिवर्सिटीज़ भी बनाई। इसके बाद हार्टोग कमेटी आई 1929 में। हार्टोग कमेटी आई, उसने भी एजुकेशन में बहुत सारे रिफॉर्म किए, हार्टोग कमेटी ने। और इसी कमेटी के बाद गांधी जी ने भी एक वर्धा की योजना प्रस्तुत की थी शिक्षा के लिए 1937 में। और इसके बाद 1944 में आया सार्जेंट कमीशन या सार्जेंट स्कीम, और फिर 1948 में आया राधाकृष्ण कमीशन और 1964 का कोठारी कमीशन। इन सभी कमीशन ने वोकेशनल एजुकेशन, एकेडमिक एजुकेशन के बारे में अपने अपने विचार दिए हैं। तो दैट वाज द एक फ्लो है कि हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम आखिरकार ब्रिटिश पीरियड से यहाँ तक आया कैसे और कहाँ कहाँ पर कौन कौन से रिकमेंडेशन दिए जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी हैं। तो हम लोग इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। दैट वाज द ओवरव्यू, ये पूरा ओवरव्यू था
इसको हम लोग वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। पहला देखते हैं वुड डिस्पैच। जैसा कि मैंने बताया वुड डिस्पैच, तो वुड डिस्पैच जो आया था वो आया हुआ था 1854 में। 1854 में आया। इन द 1854 ही सेंट ए डिस्पैच टू लॉर्ड डलहौजी। तो डलहौजी गवर्नर जनरल थे, शासनकाल में आया। Then Governor General of India, Wood's dispatch suggested that primary school must adopt vernacular language. Through the dispatch, he also suggested that high school use Anglo vernacular. देखिए यहाँ vernacular यानी देसी भाषा पढ़ेंगे प्राइमरी लेवल पर, और जैसे ही मिडिल लेवल पर जाएंगे हाई स्कूल लेवल पर तो एंग्लो वर्नाकुलर यानी दोनों, जैसा कि मैंने आपको बताया। एंड दैट इंग्लिश शुड बी द मीडियम ऑफ कॉलेज लेवल। हायर एजुकेशन किस में होगा? इंग्लिश में होगा। हेंस द वुड डिस्पैच is considered as मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है, वुड डिस्पैच को। अब वुड डिस्पैच ने क्या क्या कहा, इसकी रिकमेंडेशन देखते हैं। वुड डिस्पैच की रिकमेंडेशन, इसने सबसे पहले कहा कि प्राइमरी एजुकेशन, जैसा कि मैंने बताया कि वर्नाकुलर। हाई स्कूल, हायर स्कूल की एजुकेशन है वो आपने देखा कि इसमें इंग्लिश में ही होनी चाहिए। इसने वुमेन एजुकेशन को भी प्रमोट किया कि महिलाओं को भी शिक्षा प्राप्ति का अधिकार होना चाहिए। हायरार्की इन द एजुकेशन वाज सिस्टमाइज्ड। उसने कहा सिस्टम में हायरार्की होगी कि किस लेवल को एजुकेशन मिलेगी, किस लेवल को एजुकेशन कौन सी मिलेगी, और एक सिस्टमेटिक आपको एक सीक्वेंस में एजुकेशन मिलेगी कि आपको किसके बाद स्टेप बाय स्टेप कौन सी एजुकेशन लेनी है। इंग्लिश एजुकेशन को इसने प्रमोट किया तो मैग्ना कार्टा है। वर्नाकुलर को प्रमोट किया। टीचर्स ट्रेनिंग को भी इसने प्रमोट किया है। और इसके अलावा है सेकुलर एजुकेशन टू बी प्रमोटेड। ये बहुत अच्छा वर्ड है सेकुलर, यानी धर्मनिरपेक्ष शिक्षा की इसने बात की। अभी तक हमारे यहाँ शिक्षा में धर्मनिरपेक्षता नहीं देखी जाती थी, इसने धर्मनिरपेक्ष शिक्षा की बात की। धर्मनिरपेक्ष शिक्षा का मतलब है जिसका जाति धर्म से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। एजुकेशन इज द प्योर थिंग, उसका किसी भी धर्म से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। ग्रांट्स इन एड टू इनकरेज प्राइवेट इंटरप्राइजेस। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नए नए लोगों को भी आर्थिक सहायता देनी चाहिए। तो आपको याद रखना है कि इनमें से कौन सा रिकमेंडेशन वुड डिस्पैच में था या नहीं। जो भी क्वेश्चन में आएगा आपको याद होना चाहिए कि वुड डिस्पैच में इनमें से क्या शामिल था या क्या नहीं था। इसका देखते हैं वुड डिस्पैच के इंपैक्ट क्या क्या पड़े। पहला इंपैक्ट है द फॉलोइंग डेवलपमेंट्स वर रिफ्लेक्टेड पोस्ट चार्ल्स वुड डिस्पैच। बॉम्बे, Madras and Calcutta universities were set up in 1857. As you know, in all province education departments were set up. Bethune School founded by J.D. Bethune was started for the women education. ये आप याद रखिएगा, महिला शिक्षा के लिए Bethune एजुकेशन Bethune स्कूल खोला गया सबसे पहले, और जिसको J.D. Bethune ने स्टार्ट किया। एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स एट पूसा बिहार एंड इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एट रुड़की वर स्टार्टेड। ये भी आपको याद रखना है कि वुड डिस्पैच के इतने अच्छे परिणाम देखने को मिले कि आईआईटी रुड़की जो वहाँ पर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट था, टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, उसकी स्थापना हुई। इसके अलावा एक एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट पूसा बिहार में भी बनाया गया। इसके बाद ही एजुकेशन को प्रमोशन मिला, जैसे ही तब। ब्रिटिश इंडिया विटनेस्ड रैपिड वेस्टर्नाइजेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम विद द यूरोपियन हेडमास्टर्स एंड प्रिंसिपल्स इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। प्राइवेट इंडियन एजुकेटर अपीयर्ड। अब देखिए यहाँ के लोगों ने भी वेस्टर्न एजुकेशन सीख करके स्कूल खोलना शुरू कर दिए, और वहाँ के जो लोग थे वो तो स्कूलों में बड़ी संख्या में काम करने लगे। तो यहाँ से उनका एक ही काम था कि इंडिया के लोग जो नॉन स्किल्ड हैं उनको अंग्रेजी शिक्षा से, मॉडर्न एजुकेशन से जोड़ करके स्किल्ड बनाने के लिए इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। तो ये इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हमको देखने को मिले वुड डिस्पैच के। नेक्स्ट देखते हैं हंटर कमीशन। एज आई टोल्ड यू, हंटर कमीशन दैट वाज इन 1882। और ये क्यों आया था ये भी आपको पता होना चाहिए। ये वुड डिस्पैच की चीज़ों की जांच करने के लिए आया कि वुड डिस्पैच का क्या प्रभाव रहा है, वुड डिस्पैच ने कुछ यहाँ पर सिस्टम को खराब तो नहीं किया है। तो वुड डिस्पैच के लिए आया था। इट वॉज कंसिडर नेसेसरी टू असेस द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन द कंट्री एंड द रिमूव द डिफेक्ट विच हैज बीन क्रीप्ड इनटू इट। फॉर दिस पर्पस लॉर्ड रिपन, उस समय गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड रिपन, अपॉइंटेड ऑन द February 3, 1882 द इंडियन एजुकेशन कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ विलियम हंटर। विलियम हंटर की अध्यक्षता में उन्होंने कमीशन बनाया और उस कमीशन ने इसका स्टडी किया।
a member of Executive Council of Viceroy. Subsequently, Indian Universities Act of 1908 and Lord Curzon's education policy also came into existence to improve upon the एजुकेशन सिस्टम. तो एजुकेशन सिस्टम को अप्रूव करने के लिए और उसको बूस्ट करने के लिए हंटर कमीशन अपन आया. हंटर कमीशन की रिकमेंडेशन देखते हैं. इसमें एक रिकमेंडेशन जो मैंने आपको बताई थी वो जरूर याद रखिएगा. प्रेफरेंस वाज गिवन टू द लिटरेट कैंडिडेट्स फॉर गवर्नमेंट जॉब्स in the lower level along with expansion of primary schools in backward districts. देखिए कितना अच्छा रिकमेंडेशन किया है. डिस्ट्रिक्ट प्रिंसिपल बोर्ड्स वर entrusted with the management of primary education under the local self government. जो लोकल गवर्नमेंट है उसको एजुकेशन सिस्टम को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी भी उन्होंने सौंप दी गई वहां पर. यानी कि एजुकेशन सिस्टम को ना केवल चलाया जाएगा बल्कि उसको कंट्रोल भी अच्छे से किया जाएगा. फंड्स वर सेपरेटेड फॉर रूरल एंड अर्बन एरियाज to avoid the fund unmarked for the rural schools being misappropriated by the urban schools. ये बात देखिए कितना अच्छा सिस्टम आया कि जो गांव के स्कूल हैं उनकी फंडिंग और शहर के स्कूल हैं उनकी फंडिंग अलग अलग की जाएगी. क्योंकि ऐसा ना हो क्योंकि दोनों में जो लेवल है डेवलपमेंट लेवल है वो अलग अलग है तो दोनों के जो फंड्स हैं वो अलग अलग दिए जाएंगे. सेकेंडरी स्कूल्स वर टू बी एस्टेब्लिश्ड बाय द प्राइवेट पार्टीज. द फंड्स प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट. मॉडल स्कूल्स फुली रन बाय द गवर्नमेंट्स वर टू बी ओपन इन ईच डिस्ट्रिक्ट टू गाइड सच एज ए प्राइवेट स्कूल. और बड़ी संख्या में स्कूल खोले गए. और ये हंटर कमीशन की रिकमेंडेशन थी कि अचानक से स्कूलों की संख्या बढ़ा दी गई क्योंकि उसने कहा था कि स्कूलों की संख्या बहुत कम है इसलिए उसको स्कूलों की संख्या बढ़ाई जाए और बड़ी संख्या में गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूलों को खोल दिया गया. सेकेंडरी स्कूल्स करिकुलम वाज आल्सो रिवाइज्ड विद द एकेडमिक्स एंड वोकेशनल. जैसा कि मैंने आपको बताया फर्स्ट टाइम पर कि सबसे पहले इंडिया में वोकेशनल कोर्सेज को कौन से कमीशन ने रिकमेंड किया. तो वो किस कमीशन ने रिकमेंड किया था? हंटर कमीशन ने. उसने देखिए सेकेंडरी स्कूल का जो करिकुलम है उसको उन्होंने कहा कि एकेडमिक और वोकेशनल दो भागों में उसने उसको डिवाइड कर दिया. दो तरह के कोर्सेज रहेंगे. डिवर्सिफाइड एंड डिफरेंट ब्रांचेस. मिशनरी स्कूल्स वर डिस्करेज्ड एंड इंडियन पार्टिसिपेशन इन द प्राइवेट स्कूल सिस्टम वाज सोलिसिटेड बाय द राज. स्पेशल केयर वाज सपोज टू बी टेकन इन द एडवांटेज एजुकेशन ऑफ द गर्ल्स एंड वीमेन. देखिए इसमें महिला और बच्चियों की शिक्षा को भी प्राथमिकता देने की बात कही गई. तो हंटर कमीशन में स्कूलों की संख्या बढ़ाने की बात कही गई. बड़ी संख्या में स्कूल बढ़ा दिए गए. उसमें महिला शिक्षा की बात कही गई और उसमें लड़कियों की शिक्षा की बात कही गई. अलॉन्ग विद दैट एजुकेशन सिस्टम को एकेडमिक और वोकेशनल दो हिस्सों में बांटने की बात इस कमीशन ने कही जिसने हमारे यहाँ पर वोकेशनल एजुकेशन सिस्टम को शुरू किया. इसके बाद इंडिया में बूस्ट करने के लिए 1902 में लॉर्ड कर्जन यूनिवर्सिटीज एक्ट लेके आए क्योंकि ये क्रिटिसाइज करते थे किसकी पॉलिसीज को? मैकॉले की पॉलिसीज को. और उन्होंने कहा कि यहाँ पर एजुकेशन यूनिवर्सिटी सिस्टम होना चाहिए. यूनिवर्सिटी सिस्टम के तहत यहाँ पर कंट्रोलिंग पावर है वो किसी एक कमेटी के पास होगी, किसी एक व्यक्ति के पास नहीं होगी. और एजुकेशन में रिफॉर्म का यह यूनिवर्सिटी जो एक्ट है इसने यहाँ पर सिस्टम को थोड़ा बूस्ट किया. और इस सिस्टम के बाद हमको देखने को मिला सैडलर कमीशन. सैडलर कमीशन आया 1913 में. 1913 में जो सैडलर कमीशन आया इस कमीशन ने हमारे एजुकेशन सिस्टम को फिर से रिवाइज कर दिया और बहुत सारी नई नई रिकमेंडेशन दी. सैडलर कमीशन वाज कमीशन सेटअप टू इंक्वायर इनटू द कंडीशन एंड प्रोस्पेक्टस ऑफ यूनिवर्सिटीज ऑफ कलकत्ता. कलकत्ता यूनिवर्सिटी की जांच करने के लिए इसको बनाया गया. सम ऑफ द मेन रिकमेंडेशन ऑफ द सैडलर कमीशन वर सेज एज फॉलोइंग. All the teaching staff in Calcutta were to be organized so that the Calcutta University would be a full-fledged university. वो कहते हैं कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी का स्टाफ को अगर हम फिर से ही रिवाइज करते हैं, ऑर्गेनाइज कर देते हैं तो यह एक फुल फ्लेज्ड पावर में यूनिवर्सिटीज बन सकती है. ऐसी उसने रिकमेंडेशन कलकत्ता यूनिवर्सिटी के लिए दी. और चूंकि कलकत्ता यूनिवर्सिटी के लिए ही बनाया गया था वो. सेपरेट रेसिडेंशियल एंड टीचिंग यूनिवर्सिटीज वाज टू बी सेटअप एट ढाका. रेसिडेंशियल एंड टीचिंग यूनिवर्सिटीज एट ढाका यानी बांग्लादेश जो बंगाल था उस समय वहां पर सेटअप करने की रिकमेंडेशन सैडलर कमीशन ने की. ऑल यूनिवर्सिटीज वर टू बी फ्रीड फ्रॉम ऑल एक्सेसिव ऑफिशियल कंट्रोल्स एंड गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन एकेडमिक मैटर्स मस्ट बी स्टॉप्ड. बिल्कुल सही बात है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट के ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल किसी प्रकार के एजुकेशन प्रोग्राम को इंटरफेयर कर रहे हैं तो इन सारी चीज़ों को तत्काल रोक दिया जाए क्योंकि शिक्षा एक अनबाइस तरीके से लोगों को
दी जानी चाहिए। यही रिकमेंडेशन उन्होंने यहाँ पर इस कमीशन में दी। तो हम लोगों ने समझा कि कैसे भारत में एजुकेशन सिस्टम की शुरुआत हुई और हमने उस शुरुआत को बहुत प्रारंभ से लिया है और हम धीरे धीरे वोकेशनल एजुकेशन को भी ले आए हैं और वोकेशनल एजुकेशन के बाद धीरे धीरे और रिकमेंडेशन होंगे और फिर हम अपने इस सिस्टम को डिस्कस करेंगे कि इंडिया में वोकेशनल एजुकेशन सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या है, कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं, कैसे वो वोकेशनल एजुकेशन सिस्टम इंडिया में काम करता है। चलिए, तो आज हम लोगों ने सारी चीज़ों को समझा। आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग जो प्रिंसिपल और जो असिस्टेंट डायरेक्टर के जो एग्ज़ाम जो होने वाले हैं एमपीपीएससी द्वारा, उसके लिए जो टेक्निकल जो सिलेबस है उसकी यूनिट 1, 2, 3 एंड 4 1, 2, 3 एंड 4 1 से लेकर 4 यूनिट तक हम लोग उसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आप लोग इसका लाभ ले पाएंगे क्योंकि ये सीरीज़ आपके लिए स्पेशली तैयार की गई है। तो ये वोकेशनल एजुकेशन स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है ये सबको ही पता होना चाहिए कि हमारे इंडिया में टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन आए कैसे, स्ट्रक्चर क्या है और कितने आईआईटी जैसे हमारे यहाँ पर काम करते हैं। 23 आईआईटीज़ इस समय हमारे यहाँ पर काम कर रहे हैं, 20 हमारे पास आईआईएम हैं, 31 एनआईटीज़ हैं इंडिया में। इतने सारी इंस्टीट्यूशंस हैं और कौन कौन को गवर्न करना है, कौन कौन सी गवर्निंग बॉडी है, इन सब को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इस लेक्चर को इसी पर्पज़ को ध्यान में रखे तैयार किया गया है। तो आप देख सकते हैं और जो कुछ मैंने आपको पढ़ाया है उसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। आप हमारे इस चैनल पर विजिट करेंगे तो YT+ पे, तो आपको ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाएंगी। और एमपीपीएससी का जो स्पेशली हो रहा है उसमें आप देख सकते हैं सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी आपको मिलेंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट भी हम लोग होंगे, PYQs भी, हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी आपके लिए डेवलप की जाएगी। तो आप इसको ज्वाइन करें और वहाँ पर टोटल 54 टेस्ट आपको दिए जा रहे हैं। तो और जो कुछ भी मैंने आज आपको पढ़ाया है उसका आपको अगर PDF चाहिए तो हमारा जो चैनल है AEC+ ऐप, उस पर जाएंगे, YT डिस्कशन जो चैनल है टेलीग्राम का, उस पर जाकर के आप इसको ले सकते हैं। मिलते हैं अपनी इस सीरीज़ के नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, कीप स्टडिंग।